नमस्कार, स्वागत है आपका तर्कश में। मैं हूं अमृता राय और आज हम हैं पुणे में डिक्की के चेयरमैन मिलिंद कांबले के साथ। डिक्की यानी दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं मिलिंद जी कि ये जो आपने नारा दिया, फाइट कास्ट विद कैपिटल, दरअसल अगर हम अंबेडकर साहब से तुलना करें तो उन्होंने सोशल मूवमेंट चलाया और आपने कैपिटल मूवमेंट चलाया। कितना आप लोग सफल हो पाए हैं इस मूवमेंट में? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो मूवमेंट चलाई है इस देश में, इस देश का जो आदमी है उसको एक आइडेंटिटी देने का काम बाबा साहब ने किया है। बाबा साहब का दौर पीछे वाला है, 1920 से लेके 1956 तक। उस समय जो प्रॉब्लम्स थे, उस प्रॉब्लम से ऊपर आने के लिए उन्होंने सब किया है। जैसे कि सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक एजुकेशनल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल रिकग्नाइजेशन है, ये सब चीज़ें तब करने की आवश्यकता थी। तो वह मोमेंट बाबा साहब जी ने शुरू किया और हम भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ही फॉलोअर हैं। और जब कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इस देश को दी, तब उन्होंने, उनका एक लास्ट स्पीच है उसमें उन्होंने ये कहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से सोशल सामाजिक लोकशाही तो प्रस्थापित होगी, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन से आर्थिक लोकशाही अगर प्रस्थापित नहीं हुई तो लोग मुझे कोसेंगे। तो इसका मतलब है कि वह भी एक आर्थिक समानता लाना चाहते थे। तो इनिशियल जो दलित समाज के जो प्रॉब्लम थे वह शिक्षा के थे, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उससे लड़ने के थे। यह सब चीज़ों से बहुत सारे बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन आर्थिक लोकशाही की दिशा में आज़ादी के बाद उतना काम नहीं हो पाया दलितों के सिलसिले में। शायद तभी आपको दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करनी पड़ी। आपने 2005 के करीब इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया था। 2005 से आप करीब 10 साल होने जा रहे हैं। एक डिकेड बाद आप इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर देखते हैं, और अगर उपलब्धि के तौर पर देखते हैं तो क्या हासिल किया इस 10 साल में? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10 साल बहुत बड़े नहीं होते हैं। शुरू तो पुणे से हो गया, अभी हमारा जो चेंबर है ये ऑल इंडिया चेंबर बन गया है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। उपलब्धियां गिनाएंगे तो बहुत सारी है। उसमें एक तो सबसे पहले जो दलित समाज में एक बिजनेस लीडरशिप डेवलप करना, यह हमारा एक सबसे अहम मकसद है। जो दलित समाज का जो यूथ है वह केवल नौकरी के पीछे जो पड़ा हुआ है, तो उनको यह भी एक रास्ता दिखाना है कि बिजनेसेस में अगर काम करेंगे तो भी आपकी उन्नति हो सकती है। तो यह एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन दलित यूथ को जो है वो देने का काम। लेकिन दलित के साथ मुश्किल ये है कि उसको थोड़ी अगर बिजनेस करना है तो उसको कैपिटल की भी प्रॉब्लम है, यानी पैसे की भी प्रॉब्लम है। उस पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहा है, और क्या जितनी एक्सपेक्टेशंस है लोगों की वो पूरी हो पा रही हैं? देखिए, 60 साल में भारत सरकार का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सोशल इंक्लूजन और फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक उद्दिष्ट रहा है। तो सरकार उस दिशा में काम कर रही है। हम तो 10 साल में काम कर रहे हैं। लोगों के उम्मीदें तो ज़्यादा है। हाँ, आपने कहा वो सही है कि एक मिडिल क्लास की जो सोसाइटी, उसकी सोच नौकरी की रहती है। दलित समाज भी इसी सोसाइटी का एक हिस्सा है, तो सेम उसका भी वही है। मगर इंस्पायर करना यह एक बहुत बड़ी बात होती है। उनको कुछ रोल मॉडल्स पेश करना यह बहुत बड़ी बात होती है, ताकि लोग, सोसाइटी इंस्पायर होती है। तो इस प्रकार का इंस्पिरेशन जो दलित समाज को मिलना चाहिए था, आप भी बिजनेसेस में आ सकते हैं, ये नहीं हुआ। यह एक बात है। एक तो ये कर रहे हैं। दूसरी बात आपने जो कहा वो सही है कि एक जो बिजनेसमैन है उसके लिए कैपिटल जुटाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, वो सभी बिजनेसमैन के लिए, और दलित समाज के बिजनेसमैन के लिए तो और ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमारे देश की जो बैंकिंग सिस्टम है, हमारे देश की जो लेंडिंग सिस्टम है, वह कोलैटरल बेस है। यानी कि आपके पास बैंक को देने के लिए कितना कोलैटरल कोलैटरल है, असेट्स है, तो आप दे सकते हैं। जो दलित समाज जिसके पास कोई असेट ही नहीं थे, तो वो कोलैटरल दे नहीं सकता है। तो ये इससे हम लोग फाइट कर रहे हैं कि कैसे लोगों का असेट बढ़े, कैसे वह ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से
लोन्स के लिए एलिजिबल हो, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और दलित समाज भी स्ट्रगल कर रहा है, दलित यूथ भी स्ट्रगल कर रहा है। आरबीआई ने कुछ प्रायोरिटी सेक्टर आइडेंटिफाई किए थे, आरबीआई ने कुछ दलित एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी कुछ खास उसमें सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन क्या आरबीआई के इन नॉर्म्स का कोई असर या कोई फ़ायदा आप लोग को बैंक से लेंडिंग के दौरान मिल पाता है, जिसे हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं? ये आरबीआई की जो गाइडलाइन है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत ही अच्छी गाइडलाइन है, जिसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहा जाता है, जिसका आपने उल्लेख किया। ये 40% तक है। अगर एक बैंक जो लेंड कर रही है से कि 1000 करोड़ अगर बैंक लेंड कर रही है, तो उसका 40% ये प्रायोरिटी सेक्टर पे लेंड करना चाहिए, जिसमें एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, माइनॉरिटी है, एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, ये सब सेक्शंस है। उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एंटरप्रेन्योर्स के लिए एम्पावरमेंट के लिए 10% यानी कि 40% के 10% लेंड करना चाहिए। मगर वह जो पीएसएल की गाइडलाइन है, वो बैंक लेंड नहीं कर रही है, यह तो सच है। ये हम आरबीआई के साथ मीटिंग में जाते हैं, तब भी हम बोलते रहते हैं कि बैंक्स आर नॉट विलिंग टू लेंड एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स। तो क्या अगर बैंक्स आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं मान रही हैं, तो उनके ऊपर आप चाहते हैं कि सरकार थोड़ा और दबाव बनाए? यस, वो हम कहते रहते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी दो बार मिले हमने, तभी भी हमने यह विषय उठाया कि आरबीआई की गाइडलाइंस है, मगर बैंक्स उसको फुलफिल नहीं कर रही है। यह एक बड़ा चैलेंज है सरकार के पास, सरकार के सामने भी चैलेंज है, हमारे जैसे चेंबर्स उनके सामने भी चैलेंज है। जहाँ जहाँ मौका मिलता है हम लोग उनसे बात करते हैं। हमने एक बैंक से, नाम मैं नहीं लूँगा, एक बैंक से पूछा कि आपने, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही अच्छी स्कीम है टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स, दैट इज़ अ क्रेडिट गारंटी स्कीम, सेंट्रल क्रेडिट गारंटी स्कीम। उसमें विदाउट कोलैटरल, विदाउट सिक्योरिटी 1 करोड़ तक का लोन देने की सुविधा है, और उसको सिक्योर गवर्नमेंट कर रहा है उस लोन को, तो बैंक को तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसमें भी लोग नहीं दे रहे हैं। तो एक बैंक को हमने पूछा कि देखो भाई, हम चेंबर चला रहे हैं, हमारा एक बड़ा नेटवर्क है, आपने जिन एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स को सेंट्रल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के तहत लोन दिया है और वो डिफ़ॉल्टर हुए हैं, ऐसे लोगों की हमको लिस्ट दीजिए, ताकि हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनको किस चीज़ की दिक्कतें हैं वो हम देखेंगे। तो पता बाद में यह चला कि उन्होंने किसी भी एससी एसटी को लोन नहीं दिया था। तो यह तो हो रहा है देश में। हमारे देश में सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है? तो वो इंटरेस्ट खाने का बिजनेस है, सूदखोर जिसको कहते हैं। हाँ, इंटरेस्ट, यह सबसे बड़ा बिजनेस है। देखिए, हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात इंडस्ट्री चलाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लेबर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, इतने टैक्सेस सरकार को देते हैं, फिर भी जाके 4-5% तक भी प्रॉफिट आज की तारीख में नहीं हो रहा है। मगर आप बैंक में रखिए, आपको 9%, 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम बात करते रहते हैं, इस देश के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है? तो सबसे बड़ा इंटरेस्ट का बिजनेस है, और वो चल रहा है। तो दलित एंटरप्रेन्योर्स इंटरेस्ट के बिजनेस में भी क्यों नहीं आ जाते? नहीं, अभी तो उसके लिए टाइम है। जैसे अभी देखिए, हमने अभी हमारा एक वेंचर कैपिटल फंड फ्लोट किया है, जो सेबी के साथ हमने रजिस्टर किया है। तो आ जाएंगे कुछ, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो आ जाएंगे। जी, एक बार कभी आपने कहा था, जब इस दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हो रही थी, कि भाई सब लोग सोचते हैं कि हम टाटा बिरला जैसे बने, हम दलितों में भी वो भावना पैदा करना चाहते हैं कि वो भी टाटा बिरला बन के दिखाएं। तो क्या आपके इस मूवमेंट के बाद कुछ लोग ऐसे उभर कर आ सके हैं जो टाटा बिरला की बराबरी भले न कर सकें, लेकिन उनके जैसा बनने का सपना देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लगातार? यस, कर रहे हैं कि टाटा बिरला यह एक रोल मॉडल है इस देश में बिजनेसेस में। तो उस प्रकार उतने बड़े तो नहीं बन सकते हैं, मगर जो कॉरपोरेट कल्चर है, जो बिजनेसेस में आना चाहिए, जो अच्छे बिजनेस प्रैक्टिसेस होना चाहिए, वो सब हमारे लोग कर रहे हैं। एक है उत्तर प्रदेश से, सीतापुर से, मिस्टर राजेश सरैया, जो हमारे मेंबर है डिक्की के। यूक्रेन में उनका ऑफिस है, लंदन में ऑफिस है, देश के 6 कंट्री में ऑफिस है। वह ट्रेडिंग में बिजनेस करते हैं, कोल और बाकी फर्टिलाइज़र इसमें।
तो उनका लगभग 2000 करोड़ का टर्नओवर है सालाना। तो लोग कोशिश कर रहे हैं, तो अभी वो 2000 से कैसे 4000 बने, 5000 बने, जो भी छोटे हैं, छोटे स्तर पे हैं, 10 करोड़ के हैं तो 100 करोड़ कैसे बने, 50 करोड़, ये तो कोशिश चल रही है, इसको तो थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे मुझे लगता है। जी, तो सरैया साहब ने जो भी अचीव किया, लेकिन फॉर्च्यून कंस्ट्रक्शन कंपनी पिछले 10-15 सालों में कहां तक पहुंची है, उसे बनाने और उसे आगे बढ़ाने में आपका क्या रोल रहा है, और कैसे आपने एक स्कूल टीचर के बेटा होने के बाद, ITI करने के बाद अपने जीवन को इस मुकाम तक पहुंचाया, उस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हैं पुणे में दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन मिलिंद कांबले साहब के साथ। मिलिंद कांबले साहब, जहां तक मेरी जानकारी है आप सिविल इंजीनियर थे, और एक सिविल इंजीनियर, नौकरी पेशा आदमी कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आया, कैसे दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाने का कॉन्सेप्ट आपके मन में आया, कैसे आप आगे बढ़े? मैं 1987 में सिविल इंजीनियरिंग पास किया। उसके बाद में मैंने ये तय किया था कि मुझे सरकारी नौकरी में जाना नहीं चाहिए। 87 में महाराष्ट्र में मुझे रिजर्वेशन के माध्यम से आराम से नौकरी मिल जाती थी। मेरे पिताजी ने कहा भी, मगर मैंने उसको अप्लाई नहीं किया। मुझे सरकारी नौकरी में जाना ही नहीं था, मुझे अपना खुद का कुछ करना था। तो मैं पुणे आया, फिर पुणे में 5 साल प्राइवेट सेक्टर में फॉर एक्सपीरियंस कि आखिर प्रैक्टिकल लाइफ क्या होता है, मार्केट कैसे रन करता है, ये तो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो शिक्षा के बाद मैंने 5 साल नौकरी की। उसके बाद में मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का फॉलोअर हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर तो एक अर्थशास्त्र के स्नातक रहे हैं, विद्यार्थी रहे हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो आगे नहीं आया, मैं उसका अध्ययन कर रहा था। और बाबा साहब ने यही जो मैंने पहली लाइन कही, तो एक दलित समाज का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, एक आर्थिक लोकशाही आनी चाहिए। जब भी दलित समाज का नाम आता है, लोगों के जहन में आता है सबसे पहले रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन इन जॉब्स, रिजर्वेशन इन एजुकेशन। तो हर चीज़ में दलित समाज रिजर्वेशन के ज़रिए आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम ओवरऑल सोसाइटी के माइंडसेट की बात करें, परसेप्शन की बात करें, तो आपने एक सेट पैटर्न को तोड़ते हुए अलग तरह का रास्ता चुना, और उसमें जहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप लोग को अभी जिस तरह से आपने बताया कि सरकारी सुविधाएं हैं मगर फिर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन सुविधाओं का, उन रिजर्वेशंस का कोई खास फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो आप इन सेट पैटर्न्स को क्यों तोड़ने के लिए आगे बढ़े? यही एक देश का परसेप्शन है कि जो दलित समाज आगे जो बढ़ रहा है वो केवल रिजर्वेशन के माध्यम से। यस, यह रिजर्वेशन जरूरी है। देश में 30 करोड़ आबादी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की। कुछ ही लोगों का एजुकेशनल एम्पावरमेंट हुआ है, और भी गांव में जो रहने वाले लोग हैं उन सबको ये चीज़ों की आवश्यकता है, वो चालू रहना चाहिए। जैसे कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जो बात आती है, जो आर्थिक बराबरी, जब आर्थिक बराबरी आ जाती है तो यह जो कास्ट और ये कुछ मायने ज़्यादा नहीं रखते हैं, ऐसा एक अनुभव है। और हम यही लगातार कोशिश करते रहे हैं कि, और हम प्रयास करते ये रहे हैं कि अगर हम बिजनेसेस में अगर चले जाएंगे, जो नौकरी है, नौकरी से आने वाला इनकम तो एक फिक्स इनकम है, उससे तो कुछ आप ज़्यादा बड़े नहीं बन सकते, एक आपका आराम से घर चल सकता है। मगर आपको थोड़ा और कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो ये करने के लिए तो आपको बिजनेसेस में जाना पड़ेगा। मैं देश के जो प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी, इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो ये नए इस देश के अंदर जो नया इकोनॉमिक रिफॉर्म वो लेके आए, तब से जाके दलित समाज में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी है। यह तो सेंसस भी बता रहा है। तो क्या हुआ, 1990 के बाद में जो लाइसेंस राज है वो ख़त्म हो गया और नए प्लेयर्स मार्केट में आना शुरू हुआ। जो पहले पुणे में कुछ जो फैक्ट्री थी तो उनके वेंडर बेस फिक्स था, सप्लायर फिक्स थे। जब नई लोग मार्केट में आए तब नए लोगों को वहाँ पे मौके मिले, उसमें दलित समाज के लोगों को भी मौका मिला। इसीलिए मैं इस आर्थिक उदारीकरण का बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बहुत सारे साथी उसका विरोध करते हैं, वो उनके पास है, मगर
जहाँ तक जो तो आप बिजनेस ये कह रहे हैं कि आर्थिक उदारीकरण की वजह से आप लोगों को ये मौका मिला कि दलित समाज भी अपना एक बिजनेस कैपिटल खड़ा कर सकता है, लेकिन क्या हमारी सोसाइटी, हमारा पूरा सामाजिक ढांचा और हमारा आर्थिक ढांचा उसको मदद करने के लिए तैयार है? आपने स्टैटिस्टिक्स की बात की, अभी 4th इंडस्ट्री सेंसस हुआ है, उसमें जो दलित एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, क्या उसका रहा? यस, अभी मैं फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूँ। ऐसे मेरे जैसे जो बिजनेसेस हैं यह आर्थिक उदारीकरण के बाद इस देश में बढ़े हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ने के मौके मिले हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। यह हुआ है। जो 4th इंडस्ट्री सेंसस जो है वो 2007 में हुआ है। अकॉर्डिंग टू 4th इंडस्ट्री सेंसस इस देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स इनके उद्यमियों के द्वारा जो बिजनेसेस रन हो रहे हैं उसकी संख्या है 50 लाख। एग्जैक्टली 49.19 लाख इतनी संख्या इस देश में है, लगभग 50 लाख। यह 2007 का है, आज 2013-14 है, तो वो अभी होना है दूसरा सेंसस 5th, उसमें और भी ज़्यादा पिक्चर आ जाएगा। तो लगभग 50 लाख SC ST के जो लोग हैं वह सेल्फ एम्प्लॉयड बने हैं, जो एंटरप्रेन्योर बने हैं। अभी इसके और भी वो जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये है कि इन लोगों ने जो बिजनेसेस खड़े किए हैं तो उसके प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो लगभग 86,000 करोड़ SC ST उद्यमियों ने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है और लगभग 77 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। ये तो 50 लाख खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए और 77 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। और दूसरी बात यह है कि जो ग्रॉस आउटपुट है, आखिर इंडस्ट्री चलती है तो उसका आउटपुट कितना है, तो वह आउटपुट है 2007 के सेंसस के हिसाब से 1,35,000 करोड़, जो कि अभी Q2 Q3 का जो इंडिया का जो GDP है इस साल का, तो उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो लगभग 10% कंट्रीब्यूशन GDP में SC ST उद्यमियों द्वारा जो बिजनेसेस रन किए जा रहे हैं उसके लगभग बराबर है। और शायद इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि ये जो आर्थिक उदारीकरण है इसका चाहे आर्थिक विशेषज्ञ जो भी विरोध करें, लेकिन सोशल स्टेटा को आप लोगों के बढ़ाने में उसने एक मददगार की भूमिका निभाई है। यस, बिल्कुल, क्योंकि मैं और मेरे एक साथी है चंद्रभान प्रसाद जी, जो कुछ हम गांव को विज़िट कर रहे हैं, गांव कैसे बदल रहे हैं, इसके भी बारे में हम लिखते रहते हैं, एक कॉलम लिखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल पेज पर। तो उसमें भी हमने एक चेंज पाया है गांव में, और वो हो रहा है। जमशेदपुर से लेके ट्राइबल एरिया से लेके उड़ीसा से लेके बहुत जगह देश में, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ हमने विज़िट किया है। जब भी मैं डिक्की के काम के लिए मीटिंग के लिए जाता हूँ, जैसे हैदराबाद गया तो मैं ज़रूर एक गांव विज़िट करता हूँ, मैं राजस्थान जयपुर गया तो ज़रूर एक गांव विज़िट करता हूँ, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है ये हम देख रहे हैं। तो बिल्कुल चेंज हो रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर गांव में कोई मान लीजिए इंटर पास या BA पास कोई दलित युवा है जो एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहा है, उसे आप लोग कैसे मदद दे सकते हैं और कैसे वो आगे बढ़ सकता है, अपने सपने को जी सकता है? देखिए, पहले तो कोई ऐसे नहीं था। आज इतनी बड़ी आबादी है, भारत सरकार 60 साल में जो नहीं कर सका वो डिक्की 10 साल या 25 साल में भी नहीं कर पाएगा। मगर जो एक इंस्पिरेशन जो आवश्यकता होती है, एक बाबा साहब अम्बेडकर बने तो हजारों लोगों ने उनसे इंस्पिरेशन लिया, पूरी सोसाइटी चेंज हो गई। हमको भी पढ़ना है, हमको भी बाबा साहब के जैसे बनना है। तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि दलित समाज में जो बिजनेसमैन है, जैसे हमारे संजीव डांगी है, हमारे दिल्ली में चंदन है, मलकेत चंद है, अशोक खाड़े है, कल्पना सरोज है, यह जो हमारे जो बिजनेसमैन है जिन्होंने अच्छा बिजनेसेस खड़ा किया है, वह एक रोल मॉडल समाज के सामने हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सोसाइटी इंस्पायर हो, यूथ इंस्पायर हो। अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए एक इंस्पिरेशन की आवश्यकता होती है, वो अंदर से आना पड़ता है। यस, मुझे बिजनेस करना है, तब वो सभी हर्डल्स जो है वो पार करता है। तभी कोई मॉडल ही नहीं थे। अभी हम लोग देश के सामने
दलित युवा के सामने रोल मॉडल्स पेश कर रहे ताकि वो उनको इंस्पिरेशन मिले। आपने इंस्पिरेशन की बात की, देश का बहुत सारा युवा आपकी तरफ देखता होगा, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर जाने और सुने तो शायद उसको कुछ इंस्पिरेशन मिले। जब मैंने ये पढ़ा कि आप एक स्कूल टीचर के बेटा होते हुए ITI करते हुए यहाँ तक पहुँचे, तो मुझे भी लगा कि आपने एक संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए काफ़ी कुछ अचीव किया। अगर आप हमारे दर्शकों को ये बता सकें कि आपका जीवन और आपका ये जो मुकाम है वो कितना संघर्षपूर्ण रहा, कैसे आप आगे बढ़े? मैं तो एक प्राइमरी स्कूल टीचर का बेटा हूँ और पिताजी भी यही चाहते थे कि मैं भी सरकारी नौकरी में चला जाऊँ, मगर मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना है, मुझे अलग कुछ करना है। तो थोड़े नाराज़ हो गए पिताजी, मगर अभी वो बहुत खुश है। मगर मैंने जो रास्ता चुना वो बड़ा कठिन है बिज़नेस का, मगर उतना भी कठिन नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल सक्सेस मिलता है, और उसी प्रकार हम लोग मेहनत करते चले गए। मुझे अभी देश भर से डिक्की के ऑफिस में इतने युवाओं के ईमेल्स आते हैं, फ़ोन आते हैं, उन सबको बिज़नेस में आना है। तो सबके लिए मेरा यह एक सुझाव है, एक राय है कि कुछ लोग कहते हैं कि बस मेरा MBA हो गया है, मुझे बिज़नेस शुरू करना है, मेरा इंजीनियरिंग हो गया है, बिज़नेस शुरू करना है। ऐसे नहीं होता है। पढ़ाई एक अलग विषय है, वो पूरे करने के बाद में आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। 4 साल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आप बिज़नेस, उसका नॉलेज जो है वो एक्वायर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि अब इस लेवल पे आने के बाद डिक्की के कुछ नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है? जैसे आपने कहा कि पढ़ाई कर लेना पूरा नहीं होता है, उसके लिए फिर जो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने की बात है वो भी ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए क्या आप लोग को कुछ नए तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज लॉन्च करने चाहिए डिक्की की तरफ से, या फिर जो युवा हैं जो MBA या इस तरह के बिजनेस वाले कोर्सेज कर रहे हैं उनको कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन होगा? क्या आप लोग इसको कुछ नए लेवल पे सोच रहे हैं? एक्चुअली हमारा एक कहना है, जो बिजनेसमैन जो बनता है उसके लिए एक सेल्फ इंस्पिरेशन रहता है, एक सोच ही उस प्रकार होनी चाहिए कि यस, एक डिटर्मिनेशन उसको लगता है कि यस मुझे बिजनेस करना है। कोई इस प्रकार के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या अभी MBA जैसा कोर्स है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो 2 साल का कोर्स है। वो करने के बाद ही लोग तो पैकेज, कौन से कंपनी का बड़ा पैकेज है, इसी के पीछे रहते हैं। ओके, तो इस प्रकार के कोर्सेज की और ये करके कुछ ज़्यादा फायदा होगा ऐसे मुझे नहीं लगता है। मैंने तो कोई कोर्स नहीं किया, मैं तो कोई MBA IIM से भी नहीं किया, ना वॉर्टन से भी नहीं किया है, मगर वॉर्टन के जो बिजनेस स्टूडेंट्स है वो हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आते हैं। हाँ, ये बात अलग है, मगर उसके लिए एक खुद में एक ऊर्जा होनी चाहिए ताकि मुझे इस सेक्टर में काम करना है, मुझे बिजनेस में काम करना है। ये एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल, आपने शुरुआत में कहा था आर्थिक लोकशाही की बात, तो आर्थिक लोकशाही को बढ़ाने में आपका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक अचीव कर पाया है और क्या आपका सपना रह गया है जिसे पूरा करना आप चाहते हैं? देखिए, पहले जो आपने कहा था दलित समाज के बारे में जो परसेप्शन है, विदाउट रिजर्वेशन वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये उतना सच नहीं है, इसकी आवश्यकता है। मगर बहुत सारा तबका जो है बिजनेसेस में आगे आया है और वह कोई सरकार की जो मदद न लेते हुए भी वह बिजनेसेस में आगे बढ़ रहा है, यह भी एक वास्तविकता है। वो भी कॉरपोरेट हाउसेस चला रहा है इस देश में, वह भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, वह भी टैक्सेस दे रहा है सरकार को। अभी कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में एक कमिश्नर आए थे इनकम टैक्स के, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई दलित समाज अगर इस देश के GDP में 1,35,000 करोड़ उसका अगर ग्रॉस आउटपुट है तो इसके ऊपर आप कितने टैक्सेस कैलकुलेट करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जनरली 10% टैक्सेस हम कैलकुलेट करते हैं, तो लगभग 13,500 करोड़ टैक्सेस के माध्यम से दलित समाज सरकार को दे रहा है। यह भी एक वास्तविकता है। अभी दलित समाज केवल ही इज़ नॉट अ सीकर, वो केवल मांगने वाला नहीं है, वो भी अभी देने वाला हो गया है। वो भी टैक्स दे रहा है, वो भी जॉब दे रहा है। ये भी वस्तुस्थिति समाज ने समझना चाहिए और इसको
आगे बढ़ाएंगे। जैसे 1,35,000 करोड़ का ग्रॉस आउटपुट है, अभी वो 2 लाख करोड़ का होगा। इसी प्रकार यह ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा, तभी आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित होगी। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना है उसको आगे लेने का काम डिक्की कर रही है। जी, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि जो डिक्की कर रही है उससे आगे के मुकाम तय करेगी। और आपने कहा 13,500 करोड़ रुपए का टैक्स देता है दलित समाज, 1,35,000 करोड़ रुपए का उसकी आमदनी है, जीडीपी के 10% के करीब। ये एक बड़ा अचीवमेंट है दलित समाज की तरफ से और आप लोगों की देन भी इसे कहा जा सकता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये सर्व समाज की बराबरी में आए और आप लोग दलित समाज को दिशा दिखाने में और उसकी दशा को सुधारने में इसी तरह आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।